कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर बीआरएस को कैसे वेरीफाइड करते हैं हम लोग। तो टैली करना है बैलेंस एज पर द बैंक बुक टू द बैंक कन्फर्मेशन या तो स्टेटमेंट, किसके साथ कन्फर्मेशन, बैंक कन्फर्मेशन या तो स्टेटमेंट के साथ हमको टैली करना है बैलेंस को एज पर द बैंक बुक। चेक करना है सारे मटेरियल रिकन्सिलेशन आइटम्स, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है चेक्स जो भी इश्यूड किए गए हैं बट प्रेजेंट नहीं किए गए हैं। चेक इश्यूड तो किए गए हैं लेकिन वो प्रेजेंट नहीं किए गए हैं फॉर द पेमेंट अंडरलाइंग बैंक बुक, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, लेकिन वो पार्ट बने हुए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के। इन एडिशन इसके अलावा जो ऑडिटर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है बैंक स्टेटमेंट्स को ऑफ द सब्सिक्वेंट पीरियड, यानी इसके अलावा भी ऑडिटर जो है वो बैंक स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट पीरियड के देखकर वेरीफाइड कर सकता है कि जो भी चेक इश्यूड हैं वो सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर क्लियर हो गए हैं बैंक के द्वारा। फॉर ऑल द केसेस, हर एक केसेस के लिए जो भी चेक जो बिकम स्टिल हो जाते हैं, स्टिल का मतलब 3 महीने या तो उससे ज़्यादा लैप्स हो जाते हैं। तो कहाँ से 3 महीने काउंट करना है, इश्यू डेट से 3 महीने काउंट करना है, या तो उससे ज़्यादा अगर हो जाते हैं लैप्स तो वो क्या हो जाता है, लैप्स कर जाते हैं। द सेम शुड नॉट बी अपीयर्ड, ये अपीयर्ड नहीं होना चाहिए बीआरएस के अंदर, एंड इंस्टेड बी टेकन बैक टू द लाइबिलिटीज़, और इसको लाइबिलिटीज़ के अंदर फिर से टेकन बैक कर देना चाहिए, मतलब फिर से डाल देना चाहिए लाइबिलिटीज़ के अंदर। चेकिंग ऑफ ऑल द मटीरियल रिकन्सिलेशन आइटम्स, सारे मटीरियल रिकन्सिलेशन आइटम्स को चेक करने के बाद इंक्लूडिंग, इसमें क्या आएगा, चेक्स डिपॉजिटेड लेकिन क्रेडिट नहीं किया गया बाय द बैंक्स, बाय रिक्वेस्टिंग फॉर द बैंक डिपॉजिट स्लिप। ऑडिटर क्या मांगेगा, बैंक डिपॉजिट की स्लिप मांगेगा, ड्यूली एक्नॉलेज बाय द बैंक, जिसको एक्नॉलेज किया होगा बैंक के द्वारा, यानी बैंक का सिक्का लगा हुआ होगा उसके ऊपर, एंड वेरीफाइड करेगा वो इस बैलेंसेस को जो कि क्रेडिट किए गए हैं बैंक के द्वारा। सब्सिक्वेंटली वो इसको टैली कर लेगा बैंक स्टेटमेंट से सब्सिक्वेंट पीरियड के इंस्टेंसेस जहाँ पर चेक क्लियर नहीं हुए हैं बियॉन्ड द रीजनेबल टाइम, यानी एक रीजनेबल टाइम्स के बियॉन्ड तक अगर चेक जो है वो क्या नहीं हुए, क्लियर नहीं हुए हैं, तो ऑडिटर ब्रीफली डिस्क्रिप्शंस देगा फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड इन सच एक्सप्लेनेशंस, अगर एक्सप्लेनेशंस के अंदर ये अनसेटिस्फैक्टरी फाउंड आउट होता है तो ऑडिटर वेरीफाइड करेगा रेवेन्यू रिकॉग्निशंस रिलेटेड टू सच पार्टीज़, कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशंस है उन पार्टीज़ को लेकर वॉज इन ऑर्डर, क्या वो उस ऑर्डर के अंदर है, एंड क्या वो एज़ पर द कंपनीज रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज़ के हिसाब से है। यानी कंपनी ने अगर पॉलिसीज़ है कंपनी की कि 15 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया गया है, तो क्या 15 दिन के क्रेडिट पीरियड के अंदर हमारे पास पेमेंट आ जा रहा है, वो सब देखेगा। चेकिंग ऑफ ऑल द मटीरियल रिकन्सिलेशंस आइटम्स, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है अमाउंट या तो चेक्स जो भी डेबिट किए गए हैं, क्रेडिट किए गए हैं बैंक के द्वारा लेकिन वो अकाउंट नहीं किए गए हैं, फॉर द रिक्वेस्टिंग फॉर द बैंक स्टेटमेंट फॉर द पीरियड अंडर द ऑडिट, एंड टैली करना है उसको भी। चेक करना है सारे मटेरियल रिकन्सिलेशन आइटम्स को, जिसके अंदर इंक्लूड क्या किया जाता है, अमाउंट जो भी चार्ज किए, अमाउंट या तो जो भी चार्जेस डेबिट किए गए हैं, क्रेडिट किए गए हैं बैंक के द्वारा लेकिन वो अकाउंट नहीं किए गए हैं बाय रिक्वेस्ट करने से, किसको, बैंक स्टेटमेंट्स को फॉर द पीरियड अंडर द ऑडिट, एंड टैली करना है सेम। क्या बोल रहा है यहाँ पर, चेक करना है सारे मटेरियल रिकन्सिलेशन आइटम्स को, जिसके अंदर इंक्लूड क्या होगा, अमाउंट होंगे, चार्जेस जो भी डेबिट किए गए हैं या तो क्रेडिट किए गए हैं बैंक के द्वारा लेकिन वो अकाउंट नहीं किए गए हैं, फॉर रिक्वेस्टिंग फॉर द बैंक स्टेटमेंट्स फॉर द पीरियड अंडर द ऑडिट एंड टैलिंग द सेम। यानी ऐसी कुछ भी आइटम्स है जहाँ पर बैंक ने जो क्या किया है, बैंक ने क्रेडिट कर दिया है लेकिन अभी तक अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स के अंदर डेबिट नहीं किया गया है, तो ऑडिटर क्या करेगा, इसको भी चेक करेगा और इसको भी टैली करेगा। अगर जो अमाउंट फाउंड आउट होती है अगर वो मटेरियल निकलती है तो ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जो मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स हैं वो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा सेम बुक्स के अकाउंट्स के अंदर। अगर मैनेजमेंट ये एडजस्टमेंट नहीं करता है तो ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स, सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटीज़ है ये। यहाँ पर कांटेक्ट किया जाता है बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली,
आस्क किया जाता है कंफर्म करने के लिए अमाउंट जो कि हेल्ड किया गया है करंट अकाउंट के अंदर, डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर, EFC अकाउंट्स के अंदर, कैश क्रेडिट अकाउंट्स के अंदर, रेस्ट्रिक्टिव यूज अकाउंट्स के अंदर, लाइक डिविडेंड एस्क्रोज मतलब ऐसा पैसा जो किसी पर्पस के लिए साइड में रखा गया है बैंक के अंदर, एज ऑफ द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड अंडर द ऑडिट। ऑडिटर नेसेसरीली क्या करेगा, इन सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस को पीरियड एंड के ऊपर दिखेगा। कंपनी शुड आस्क कंपनी शुड आस्क टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकंसिल द डिस्क्रिपेंसीज। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो कंपनी को बोला जाएगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेट कीजिए और इसको रिकंसाइल करके दीजिए। इफ़ एनी इंक्लूडिंग सीकिंग रिटर्न एक्सप्लेनेशंस क्लैरिफिकेशंस, यानी रिटर्न एक्सप्लेनेशंस क्लैरिफिकेशंस भी मांग सकता है ऑडिटर। कहाँ से? फ्रॉम द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन एनी अनरिजॉल्व क्वेरी। अगर कोई अनरिजॉल्व क्वेरी कंपनी के द्वारा रह जाती है तो वो क्या मांग सकता है? रिटर्न एक्सप्लेनेशंस क्लैरिफिकेशंस मांग सकता है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ऑडिटर एम्फसाइज करता है कन्फर्मेशंस 100% ऑफ द बैंक अकाउंट बैलेंस। ऑडिटर 100% कन्फर्मेशन लेगा बैंक अकाउंट के बैलेंस का। इन रिमोट सिचुएशंस के अंदर जहाँ पर कोई रिप्लाई रिसीव नहीं होता, ऑडिटर क्या करता है? परफॉर्म करता है एडिशनल टेस्टिंग। किसके रिगार्डिंग में? बैलेंस के रिगार्डिंग में। टेस्टिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? तो agreeing the balance to the bank statement received by the company or internet online logins to the accounts in the auditor's personal present। ऑडिटर खुद खड़ा रहेगा और कंपनी के पर्सनल से लॉगिन कराकर बैंक का स्टेटमेंट्स या बैंक का बैलेंस चेक करेगा और उसको एग्री करेगा अकाउंट से। सेंडिंग द ऑडिट टीम मेंबर, अपने ही ऑडिट टीम मेंबर को भेजेगा बैंक ब्रांच के अंदर। किसके साथ? एंटिटी के पर्सनल्स के साथ। क्या करने के लिए? ऑब्टेन करने के लिए बैलेंस कन्फर्मेशंस। कहाँ से? बैंक से डायरेक्टली। वैल्यूएशंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को कैसे वैल्यूड किया जाता है? सारे बैंक अकाउंट्स जहाँ पर होल्ड किया जाता है फॉरेन करेंसीज हैव बीन रीस्टेटेड एट अ क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। यानी कि अगर कोई बैंक बैलेंस है जो फॉरेन करेंसीज के अंदर मेंटेन किया जा रहा है तो उसको भी हमको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे बताना पड़ता है, रीस्टेट करना पड़ता है कि क्लोजिंग एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, मतलब 31 मार्च का रेट क्या चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। उस रेट पे हमको यहाँ पर उसको क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है। एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये किसके द्वारा किया गया है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के द्वारा ये बोला गया है, इसलिए हमको इसको करना पड़ता है। रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का डिस्क्लोजर देखते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को क्लासिफाइड किया जाता है बैंक बैलेंस विद द बैंक्स, चेक ड्राफ्ट्स ऑन द हैंड, कैश ऑन हैंड, अदर्स स्पेसिफाइड टीचर के होता है ये, एंड मार्क बैलेंसेस विद द बैंक। एग्जाम्पल के तौर पे अनपेड डिविडेंड, इसको सेपरेटली स्टेट किया जाता है, मतलब सेपरेटली बताया जाता है। बैलेंस विद द बैंक्स टू द एक्सटेंड हेल्ड एज अ मार्जिन मनी, या तो सिक्योरिटी अगेंस्ट द बोरोइंग्स गारंटीज या तो अदर कमिटमेंट्स शेल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। रिपेट्रिएशंस रेस्ट्रिक्शंस अगर कोई है तो रेस्पेक्ट टू द कैश एंड बैंक बैलेंस उसको भी सेपरेटली स्टेट किया जाता है। बैंक डिपॉजिट जो मोर देन 12 मंथ की मैच्योरिटी के ऊपर है उसको भी डिस्क्लोज किया जाता है सेपरेटली। इन्वेंटरीज के अंदर क्या देखेंगे हम लोग? एग्जिस्टेंस देखेंगे। एग्जिस्टेंस में क्या देखेंगे? तो ऑडिटर को रिव्यू करना पड़ेगा एंटिटीज़ के प्लान, मतलब ये जो इन्वेंटरीज है उसको प्लान करके रिव्यू करना पड़ेगा इन्वेंटरीज को, मतलब पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ता है इन्वेंटरीज को। क्या वो पीरियोडिकली रिव्यू हो रहा है ना, वो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। ऑडिटर को खुद पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इन्वेंटरी काउंट्स के अंदर, यानी ऑडिटर खुद जब भी मैनेजमेंट के पर्सनल इन्वेंटरी काउंट कर रहे होंगे तो ऑडिटर खुद वहाँ पर जाकर ऑब्जर्व करेगा कि सब प्रोसेस बराबर कर रहे हैं ना, सब चेकिंग करेगा वो वहाँ पर।
टेस्ट काउंट भी कर सकता है, मतलब खुद से भी काउंट कर सकता है और चेक कर सकता है कि सब प्रॉपरली है ना। अब ऑब्जर्व करेगा एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व करेगा जब वो इन्वेंटरी काउंट कर रहे होंगे। ऑल दी आइटम्स, सारी आइटम्स टैग है ना, टैग प्रॉपर है ना, और प्रॉपर अमाउंट टैग के अंदर लिखी गई है ना, वो भी देखेगा। सुपरवाइज करेगा, वो टैली करेगा टैक्स को किससे, समरी सीट से। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो वो क्लाइंट को इन्फॉर्म करेगा। अलर्ट रहेगा जब भी एम्प्टी बॉक्सेस अगर कोई फाउंड आउट होता है या एब्सोल्यूट आइटम्स फाउंड आउट होती है तो। कट ऑफ टेस्टिंग भी करेगा। मतलब क्या होता है इसमें कि कट ऑफ मतलब 31 मार्च के बाद वाली कोई भी इन्वेंटरीज 31 मार्च में तो नहीं आ गई ना, वो भी वो चेक कर लेगा। लास्ट स्टेटेड रिसीविंग रिपोर्ट्स, इसको किससे चेक करता है वो, लास्ट स्टेटेड रिसीविंग रिपोर्ट से, शिपिंग डेट से चेक करता है वो। एक्सक्लूड करेगा थर्ड पार्टीज डैमेज या तो एब्सोल्यूट, अगर कोई ऐसी इन्वेंटरी है तो उसको एक्सक्लूड करेगा। अकाउंटिंग, सारे स्टॉक सीट्स, अकाउंटिंग के लिए वो क्या देखेगा कि सारे स्टॉक सीट्स देखेगा, क्या अकाउंटिंग सारे स्टॉक सीट के हिसाब से है ना। सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अगर कोई है तो इसके अंदर वो इन्वेस्टिगेट करेगा। एंटिटीज़ पर्सनल्स जो भी हैं उनकी साइन है ना सारे स्टॉक काउंट सीट्स के ऊपर, वो भी वो चेक करेगा। पीरियोडिक एंड ऑफ द पीरियड ऑडिटर अटेन द काउंटिंग, मतलब ऑडिटर कब अटेन करता है इन्वेंटरी काउंटिंग को, तो एंड ऑफ द पीरियड यानी 31 मार्च के दिन देख वो अटेन करता है किसको, इन्वेंटरी काउंट को। परपेचुअल यानी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर। इंटरिम डेट्स, फिजिकल काउंट्स, यानी पीरियोडिकली काउंट हो रही है ना इन्वेंटरीज, वो भी ऑडिटर चेक करता है इसके अंदर। इंटरिम डेट्स के ऊपर काउंट हो रही है ना इन्वेंटरीज, वो भी ऑडिटर चेक करता है। फिजिकली काउंट की गई है ना इन्वेंटरीज, वो भी ऑडिटर चेक करता है। एंटिटीज़ की इन्वेंटरीज अगर थर्ड पार्टी के पास है, एंटिटीज़ की इन्वेंटरीज अगर थर्ड पार्टी के पास है तो वो भी इंक्लूडेड है ना अकाउंटिंग के अंदर, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इन्वेंटरीज के अंदर दिख रही है ना। अगर क्लोजिंग डेट पे वो पड़ी हुई है तो क्या वो भी क्लोजिंग डेट के ऊपर दिख रही है ना, यानी 31 मार्च के अंदर वो इन्वेंटरीज दिख रही है ना क्लोजिंग के अंदर, वो भी वो दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में भी दिख रही है और बैलेंस शीट के अंदर भी क्लोजिंग इन्वेंटरीज के अंदर वो दिखनी चाहिए। हमारी इन्वेंटरी है लेकिन थर्ड पार्टी के पास पड़ी है तो वो हमारे अंदर ही इंक्लूड होगी। एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स लगाएगा। इसके अंदर क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के एवरेज को, बजट को, प्रीवियस ट्रेंड को, एनालिसिस को। इन्वेंटरीज टर्नओवर रेशियोज काढ़ेगा। वो कैसे काढ़ेगा, COGS को डिवाइड करके एवरेज इन्वेंटरीज से। वर्टिकल एनालिसिस करेगा। वर्टिकल एनालिसिस कैसे होता है, तो इन्वेंटरीज को डिवाइड करेगा टोटल असेट से। बजट को कंपैरिजन करेगा एक्चुअल से। कंसिडर करेगा कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, अटेंशन, वेट्स, मेजरमेंट, ये सारी चीज़ चेक करेगा वो एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स में। और क्या क्या चेक करेगा, परचेस करेगा एंड सेल्स कट ऑफ। परचेस इसको देखेगा, सेल्स कट ऑफ को देखेगा। टैग इन्वेंटरीज अगर है तो कोई भी ओमिटेड ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है ना, इनवैलिड ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है ना, वो भी वो चेक करेगा। क्लैरिकल अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेगा। रिकंसिल फिजिकल इन्वेंटरीज किससे, रिकॉर्ड से। फिजिकल इन्वेंटरीज को रिकॉर्ड से रिकंसाइल करके देखेगा। रिकंसाइल करके देखेगा फिजिकल काउंट्स को जनरल लेजर से। इन्वेंटरी हेल्ड अगर थर्ड पार्टी के पास है तो ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस, पोर्ट अथॉरिटीज़, अगर इन लोगों के पास हेल्ड पड़ी है तो वो क्या एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस भी ले सकता है। गुड्स रिसीव्ड ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस, अगर कुछ कंसाइनमेंट बेसिस पे रिसीव्ड हुए हैं तो क्या वो उसको प्रॉपरली सेग्रीगेटेड किया गया है ना, वो भी देखेगा। राइट्स के अंदर क्या देखेंगे, तो अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के हैं वो उसको चेक करेगा। इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ आएंगी, तो परचेस ऑर्डर आएगा, रिसीविंग रिपोर्ट्स आएगा, वेंडर इनवॉइस आएगा, पेमेंट फाइल्स आएगा। इन सब को वो
चेक करेगा। ये सब क्या है, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स है। इससे पता पड़ेगी कि एक कंपनी की ही अ, इससे पता पड़ेगी कि कंपनी की ही राइट्स है उन इन्वेंटरीज के ऊपर। कंसाइन गुड्स, कंसाइनमेंट एग्रीमेंट्स, इनको भी चेक करेगा। कोलैटरल एग्रीमेंट्स, कोलैटरल एग्रीमेंट्स भी चेक करेगा। मटेरियल परचेस कमिटमेंट्स एग्रीमेंट, इसको भी चेक करेगा। इनवॉइसेस, ओनरशिप, इन्वॉइसेस से पता चलेगी कि किसकी ओनरशिप की है इन्वेंटरीज। कन्फर्मेशंस फॉर द सिग्निफिकेंट टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये भी वो कंफर्म करेगा। ऐसे 501 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। इन्वेंटरीज अगर थर्ड पार्टी के पास है तो रिप्रेजेंटेशंस थर्ड पार्टीज ऑन द बिजनेस लेटर हेड साइन करके, यानी अगर थर्ड पार्टी के पास इन्वेंटरीज पड़ी हुई है तो उनके लेटर हेड के ऊपर कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन जिसको हम लोग बोलते हैं 501 के हिसाब से, वो भी वो लेगा थर्ड पार्टी से। वैल्यूएशंस में देखते हैं तो कैसे इन्वेंटरीज को वैल्यूएट किया जाता है, तो ES2 के हिसाब से फीफो या तो वेटेड एवरेज लगा के रॉ मटेरियल एंड द कंज्यूमेबल्स, कौन से एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट इंक्लूड किए जाएंगे, मतलब कौन से एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स के अंदर। स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज़ किया गया है अगर तो कौन से बेसिस लगाए गए हैं, कैसे कंपेयर किया जा रहा है एक्चुअल से। हाउ वेरियांसेस एनालाइज्ड, कैसे वेरियांसेस को एनालाइज्ड किया गया है। अकाउंट्स कैसे किया गया है। टेस्ट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को टेस्ट करेगा किससे, परचेज इनवॉइस से। डैमेज ऑब्सोलीट अगर कोई निकलता है रॉ मटेरियल से तो कंज्यूमेबल्स, तो उसको रियलिस्टिक वैल्यू के ऊपर, यानी रियलिस्टिक NRV के ऊपर बताया गया है ना, वो भी ये चेक करेगा। वर्क इन प्रोग्रेस, हाउ द स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शंस या तो वैल्यू एडेड मेजर एस्टिमेट बेसिस, कि कैसे किन स्टेज पे प्रोडक्शन है। वर्क इन प्रोग्रेस में वो क्या देखेगा कि किन स्टेज पे प्रोडक्शन है। वैल्यू एडेड देखेगा, मेजर्स एस्टिमेट्स करेगा, वो एस्टिमेट्स को मेजर्स करेगा कि कौन से बेसिस पे एस्टिमेट्स का मेजरमेंट किया गया है। व्हाट एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट इंक्लूडेड, कौन से एलिमेंट्स कॉस्ट के इंक्लूड किए गए हैं। अगर ओवरहेड इंक्लूड किया गया है तो उसको किस बेसिस के ऊपर किया गया है। कंपेयर करेगा विथ अवेलेबल कॉस्टिंग फाइनेंशियल डेटा से। मटेरियल कॉस्ट, इसके अंदर एक्सक्लूड किया जाता है एबनॉर्मल वेस्टेज फैक्टर्स। मटेरियल कॉस्ट के अंदर क्या एक्सक्लूड किया जाता है, एबनॉर्मल वेस्टेज फैक्टर्स। फिनिश्ड गुड्स या तो कॉस्ट फॉर रीसेल, व्हाट कॉस्ट इंक्लूडेड, कौन से कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है। ओवरहेड से अगर तो नॉर्मल कॉस्ट पे है, या रीजनेबल है तो अगर रीजनेबल है तो डिस्क्लोजर प्रॉपरली किया गया है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। कॉस्ट या तो NRV विच एवर इज लोअर के ऊपर इसको बताया गया है ना ES2 के हिसाब से। ऑब्सोल्यूट डैमेज या तो स्लो मूविंग है अगर, तो पॉसिबल 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 रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर किया गया है ना, यानी उसको रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर दिखाया गया है ना, पॉसिबल रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाया गया है ना। केयरफुली एग्जामिन करेगा वो वैल्यूएशंस को। एजिंग स्प्लिट्स को देखेगा, वो ये चेक करेगा कि क्यों ये स्लो मूविंग है, क्यों ये अभी तक का बिका नहीं है। उसके लिए वो एजिंग स्प्लिट निकालेगा, लाइक 0 से 30, 30 से 60, 60 से 180, ये सारे डेज हैं। 180 से 365 डेज या तो मोर देन 365 डेज सोल्ड। कंपेयर करेगा रिकॉर्ड कॉस्ट को किससे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट से। इन्वेंटरी का टर्नओवर रेशियो देखेगा। टेस्ट करेगा ओवरहेड्स को, अलोकेशंस कैसे किया गया है उसको, मटेरियल लेबर या ओवरहेड्स के बेसिस के ऊपर किस बेसिस पे उसको अलोकेट किया गया है, वो सब यहाँ पर चेक करेगा ऑडिटर।